प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मिथिलेश पांडे आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हूँ। बेटा, आज हम लोग दूरी और विस्थापन जो मैंने आपको कल बताया था, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो मोशन होता है वह कितने तरह के होते हैं, जिसमें दो प्रकार के जो मोशन होते हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले है आपका एक समान गति, इसका इंग्लिश यूनिफॉर्म मोशन, UNIFORM, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। फिर होता है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके कंसेप्ट हम देखने चाहेंगे। बेटा देखो, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि एक समान गति क्या है, तो देखिए डिफिनीशन में या समझने पहले ये रखना कि भाई गति में क्या होगा। आप चलेंगे, कुछ समय में आप कितनी दूरी चलते हैं, ठीक है, ये आपकी गति को दिखाएगा। अच्छा, अब आपको देखो डिफाइन करने के लिए याद रखना कि आप समय बराबर लेंगे। समय बराबर का मतलब, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप हर 10 मिनट में देखिए कि आप कितनी दूरी चल रहे हो। मान लो आप साइकिल ही चला रहे हो और मैं आपको कहा घड़ी बेटा लगा लो, हर 5 मिनट में देखो कितनी दूरी चल रहा है। अब मान लीजिए आप पहले 5 मिनट में 10 मीटर चले या 20 मीटर चले या 100 मीटर चले। चलिए पहले 5 मिनट में 100 मीटर चले, फिर अगला फिर 5 मिनट में देखेंगे, समय बराबर रखेंगे। फिर अगले 5 मिनट फिर 100 मीटर चले, फिर अगले 5 मिनट में फिर 100 मीटर चले, फिर अगले 5 मिनट में फिर 100 मीटर चले। इसका मतलब हो गया कि आप समान समय में अपनी जो दूरी है वो समान तय कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी गति कैसी होगी, एक समान गति होगी। अच्छा, अब आप जैसे कहेंगे सर ये असमान गति में, तो अब देखिए असमान गति में क्या है, समय फिर बराबर लेंगे। जरूरी नहीं कि 5 मिनट ही लें, 2 मिनट का लेंगे, लेकिन हर बार समय बराबर लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले 2 मिनट में 10 चले तो अगले 3 मिनट में 15 चले, नहीं, समय आपको बराबर है। गति को अगर चेक करना है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे पहले 5 मिनट में आप 100 मीटर चले, अगले 5 मिनट में आप जो है 150 मीटर चले, फिर अगले 5 मिनट में आप 50 मीटर चले, फिर अगले 5 मिनट में आप 200 मीटर चल दिए। तो बताइए क्या आप इक्वल दूरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रहे हैं? नहीं। तो ये जो आपकी गति होगी वह असमान गति होगी। तो देखा डिफिनीशन क्या बनेगा एक समान गति में, कि अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह कौन सी गति होगी, एक समान गति होगी। देखो बेटा, जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप लिखेंगे एक समान गति, तो उसका डिफिनीशन मैं तो यहाँ को आपको हिंट रखा हूँ, आप बुक का भी देख लेना। आप ऐसे लिखेंगे डिफिनीशन में, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। ऐसे आप लिखेंगे। फिर असमान, वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वह गति कैसी कहलाएगी, असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ समझाया भी है, मैं तो आपसे बता भी दिया। देखो बेटा, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, ए से बी पे चला, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर। पहले 1 सेकेंड में 50 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 50 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 50 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 50 मीटर। इसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल दूरी तय करता है। तो ये गति कैसी उस व्यक्ति की होगी, एक समान गति होगी। अच्छा जरा यहाँ देखिए, फिर ए बी सी डी इस तरह से चला। पहले 1 सेकेंड में 50 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 30 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 100 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 250 मीटर चला, फिर 60 मीटर चला। तो आपको लग रहा है टाइम इक्वल इंटरवल तो लिए, लेकिन दूरी क्या है, बराबर नहीं है, असमान है। तो यह कैसी गति होगी, असमान गति होगी, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बेटा मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं गति की दर को मापना। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, इतने टाइम में इतनी दूरी, इतने टाइम में इतनी दूरी, तो इसको किससे नापेंगे, ये आपके चलने की दर है, ये आपकी गति की दर है।
तो गति की दर का मापन हम एकांक समय में कितनी दूरी चले, तब उस गति की दर को मापन को हम लोग चाल कहेंगे। गति के दर का मापन हम वेग से भी करते हैं, वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले फिलहाल यहाँ देखेंगे कि गति के दर का मापन हमने कैसे देखा। वस्तु द्वारा एकांक समय में, इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब जैसे मैंने बेटा यहाँ लिख दिया वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, अब आप इसके बाद नोट्स में अपना लिख देंगे कि वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब अगर मान लो t समय में s दूरी तय करे, t समय में s दूरी, तो एकांक समय में s बटे t। इसका मतलब है जो चाल है वो दूरी बटे समय। चाल का सिंबल हम v ले लें, दूरी को s में कहें, समय t, तो v बराबर s अपान t। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक देखते हैं बेटा, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला दूरी का ले लो, दूसरा समय का कोई भी मात्रक ले लो, ये सब मात्रक चाल के कहलाएंगे। और एसआई प्रणाली में, एसआई में आपका जो चाल का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह चाल एक अदिश राशि होती है। क्यों? देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, तो जो चाल मिलेगा वो भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती है, तो वस्तुओं की गति का दर औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ये क्या है? अब जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर से साइकिल से चलिए, उसके बाद आप जो है क्वींस कॉलेज के गेट पे पहुँच जाइए, और आपके गाड़ी में या आप जो चल रहे हो, मैंने पूछा कि बेटा आप किस चाल से आए। आपको मालूम है कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, तो मैंने आपसे पूछा बेटा किस चाल से आए हो। तो आप मान लो घर से चले, साइकिल तेज़ी से चलाए, बीच में कहीं जाम लग गया, धीरे हो गए, फिर खाली रास्ता मिला, फिर तेज़ी से चले, फिर धीरे हो गए। तो अगर मैं पूछूं कि आप किस चाल से आए, तो क्या आप एक समान गति कर रहे हो कि असमान गति कर रहे हो? तो आप असमान गति कर रहे हो। तो उस समय कभी आपकी चाल तेज़ थी, कभी कम थी, कभी तेज़ हो गई, फिर कभी बराबर हो गई। तो ऐसे स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूंगा गेट पर कि बेटा तुम किस स्पीड से यहाँ आए हो, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे? तब आप एक निश्चित कोई स्पीड नहीं बता सकते हो। तो उस स्थिति में जो हम लोग गति की दर को मापते हैं उसे औसत चाल कहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर समान गति है, एक समान गति है, तब तो उस समय जो औसत चाल होता है वही चाल होता है, यानी उस समय केवल चाल हो जाएगा। लेकिन अगर असमान गति है तो असमान गति में एक निश्चित कोई चाल नहीं होगी, तो उस स्थिति में जो गति की दर होती है उसको हम लोग औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो औसत चाल परिभाषा क्या होगी? अब आप ए से बी, मतलब जो भी आप दूरी तय किए मतलब घर से कॉलेज में आने में, वो दूरी बटे टोटल जितना समय लिए होगे वो समय अवधि, ये बेटा औसत चाल कहलाए। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति t1 बराबर 1 सेकेंड में या s1 दूरी चला 50 मीटर, बी पे पहुँच गया। फिर अगले 3 सेकेंड में यह 25 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकेंड में यह 100 मीटर चला, फिर अगले 4 सेकेंड में यह 25 मीटर चला। ठीक है, तो इसकी औसत चाल कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। तो तय की गई कुल दूरी कितना है बेटा? 50 + 25 + 100 + 25, 50 25 100 + 25 बटे टोटल समय 1 + 3 + 2 + 4, ये जोड़ दिया, टोटल आ गया 200/10 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड क्यों लिखे? क्योंकि दूरी हमने मीटर में लिया है और समय सेकेंड में लिया है। हमेशा कैलकुलेशन के समय ये ध्यान देना कि जो भी, जैसे अगर दूरी है तो सब दूरी एक ही मात्रक में होनी चाहिए, चाहे मीटर में हो चाहे जो भी हो। लेकिन ये नहीं कि ये मीटर में हो तो ये सेंटीमीटर में तो जोड़ दे, नहीं, सब 1 यूनिट में होनी चाहिए और समय भी 1 यूनिट में होनी चाहिए। जो भी हो लेकिन दोनों एक ही यूनिट में, समय अपना पूरा 1 यूनिट में और जो भी दूरी है वो भी 1 यूनिट में।
तब हम इसको सॉल्व करें। तो ये बेटा आपका औसत चाल हो गया। अब हम आते हैं दिशा के साथ चाल। देखिए, ये जो गति की दर का मापन था, यह गति की दर का मापन, इसमें गति की दर के मापन में जब मैंने आपको बताया तो इसमें आपको दिशा का कोई मतलब नहीं था कि आप जैसे चल दिए, चाहे जिस दिशा में चल, जैसे मान लीजिए आप घर से चले, जाम मिल गया, आप रास्ता बदल दिए, दूसरी दिशा में चल दिए, तीसरी दिशा में, तो आप तय की गई दूरी क्या हो गया, तय किए गए समस्त रास्ते की लंबाई, जैसे जैसे गए हैं वैसे कुल दूरी आपने तय कर लिया। लेकिन अब मैं कहूँ कि बेटा जो आपका चाल है, जो आपका चाल है, अब वो दिशा के साथ हो, यानी एक निश्चित दिशा में आप स्पीड आपको देखना है, तो वह चाल क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। इसका मतलब है, अब अच्छा कैसे हम क्या कर देंगे, जैसे चाल में तो हम दूरी देखते हैं, तो वेग में हम क्या देखेंगे, दूरी में क्या लग जाए, और दूरी में अगर दिशा लग जाए तो क्या बन जाता है, विस्थापन बन जाता है। तब हम दिशा के साथ चाल यानी वेग को परिभाषित कैसे करेंगे, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। देखिए, अगर ये बेटा चाल है, चाल, बस चाल में अगर एक निश्चित दिशा दे दिया जाए तो अब उस चाल को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोई अगर कहे कि इस वेग से जा रहा है और उसके वेग का परिमाण की बात करो, दिशा को छोड़ दे, तो उस वेग का परिमाण क्या कहलाएगा, चाल। जैसे कोई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका वेग कहलाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग है, क्योंकि हमने दिशा दे दिया। फिर मैंने पूछा कि इस 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग जो है दक्षिण दिशा में जो जा रहा है उसका चाल कितना होगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम दिशा की बात नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो वेग में परिमाण 20 मीटर प्रति सेकंड और दिशा उत्तर दिशा, तो वेग का परिभाषा बन जाएगा, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेग कहेंगे। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, और वेग को अगर मैं v से कहूँ, विस्थापन s से, समय t से, तो v बराबर s/t। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे, विस्थापन सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो वेग कैसा होगा, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि अब इसमें हमने कहा था ना, चाल में दिशा लगा दिया, वेग होगा। तो चाल में जब दिशा लगाओगे, इस चाल में दिशा लगाए तो दूरी में दिशा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, विस्थापन, विस्थापन बटे समय, ये आपका वेग कहलाएगा। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय s/t। ठीक है बेटा, वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक वही होता है जो चाल का मात्रक होता है, और यह एक सदिश राशि है। तो बेटा आज मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप बेटा बुक जरूर पढ़ते रहिए। जो मैंने पाठ 8 आपको भेजा है वह एक तरह से बुक का एक पार्ट ही है, ये मत समझना कि पूरी किताब आपको भेज दी है। हम जैसे जैसे जो पाठ पढ़ाते जाएंगे उस पाठ का PDF आपको भेजते जाएंगे। नहीं, पूरा बुक भेजेंगे तो पूरा इतने पन्ने का हो जाएगा तो आप PDF में खोज भी नहीं पाओगे। तो ई फिजिक्स में पता रहेगा कि पाठ 8 हमने भेजा, पाठ 8 आप पढ़िए, शुरू से पढ़ो। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेटा वो सब उसी का ही है, NCERT का ही है। आप NCERT पढ़ो, पहले पढ़ लो, उसके बाद आप इसको भी पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ, फिर आप समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती होगी तो आप हमें ज़रूर भेजिए, निश्चित रूप से। ठीक है बेटा, चलिए कल हम लोग वेग के बाद फिर उसके आगे वेग और चाल में क्या अंतर है, औसत वेग क्या होता है, ये सब चीज़ें आगे फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, किताब जरूर पढ़ते रहिए और वीडियो ज़रूर देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी प्रश्न हो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।